तो अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है मनी। मनी के बारे में हम आज सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर जो है मनी होता क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मनी क्या होता है। मनी इज ए थिंग which is accepted as a medium of exchange by the people of that country। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मनी इज ए थिंग विच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। किसी भी कंट्री में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कोई भी चीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है वो मनी कहलाती है। तो हमारे यहाँ पे तो जैसे हम किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, रुपीस को। कोई भी चीज हमें परचेज करनी है तो हम पैसा देंगे और उसको खरीद लेंगे। इसी तरीके से बात करें तो डॉलर यूएस में चल रहा है। इसी तरह से अलग अलग करेंसी जो चल रही है वो मनी का ही फॉर्म है, क्योंकि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उस कंट्री में। तो ये हमने थोड़ा मनी का देखा। तो ये तो चलो हमने स्टार्ट किया कि ये मनी की डेफिनेशन हमने देखी है, मनी एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन आखिरकार इस मनी की जरूरत क्यों पड़ी, हम कैसे यहाँ तक पहुंचे, क्या जरूरत थी हमें मनी इन्वेंट करने की। बिना मनी के भी तो काम चल सकता था, मनी ही क्यों चाहिए था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमें मनी को खोजना पड़ा, तो वहां हमें जाना होगा। तो अगर हम शुरुआत में जाएं तो पहले एक सिस्टम चलता था, उसका नाम क्या था, बार्टर सिस्टम। तो इसको सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। सीसी इकोनॉमी भी इसको बोलते हैं। और इसमें क्या था, गुड्स वर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। तो उस समय पुराने टाइम में अगर हम ओल्डर डेज में जाएं तो मनी तो था नहीं। कोई चीज अगर हमें चाहिए तो कोई भी चीज दो और उसके बदले कोई दूसरी चीज ले लो। वीट चाहिए, वीट दे दो और मिल्क ले लो। इसी तरीके से फ्रूट्स दे दो, वेजिटेबल ले लो। यानी कि कुछ ना कुछ खरीदना है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो दोनों साइड से जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो तब बात बैठे कि किसी को अगर कपड़े चाहिए और वो कपड़े लेके आता है और उसके खुद के पास अगर गेहूं है तो उसको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास कपड़े हो और वो उसे गेहूं दे दे। तो लग रहा है ना कॉम्प्लिकेशन काफी। तो अब हमें जब बोलने में इतना कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, कुछ बच्चों को तो समझ में ही नहीं आया होगा कि क्या बोल दिया गया। तो आप सोचो जब हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे थे तो कितनी दिक्कतें आ रही थी। तो इस वजह से हम काफी परेशान हो गए थे बार्टर सिस्टम में, और इसीलिए जो हम मनी की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। तो एक पॉइंट मैंने बताया, बार्टर सिस्टम में पहले तो हमने देखा कि गुड्स के बदले हम गुड्स दे रहे थे, ले रहे थे। ठीक है, तो ऐसा चल रहा था। किसी को गाय चाहिए, गाय ले ली, घोड़ा दे दिया। अनाज चाहिए, अनाज ले लिया और फल दे दिए। चल रहा था काम। बट फिर इसमें प्रॉब्लम्स आ गई। डिफिकल्टीज आ गई। क्या क्या डिफिकल्टीज आ गई, सबसे पहले तो आ गई डबल को इंसिडेंस ऑफ
वांट्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब ये हम पहले डिस्कस कर चुके कि अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हमें कुछ देना पड़ेगा, और हमें जो देना पड़ेगा वो अगले को लेना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसको वापस समझ लेते हैं। मान लो मेरे को दूध चाहिए, मेरे को मिल्क चाहिए, और मेरे पास जो है वो फल रखे हैं, फ्रूट्स रखे हैं, तो मेरे को ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो मेरे को तो मिल्क दे दे और जिसको फ्रूट्स की जरूरत हो। यानी ये डबल कोइंसिडेंस, मतलब कि दोनों तरफ से जो है कंडीशन फुलफिल हो, तब तो जो है ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो। अब मानो कि मैंने ऐसा आदमी ढूंढ लिया है जिसको दूध चाहिए, मतलब जिसके पास दूध है, मुझे दूध चाहिए, और मैं बोल रहा हूं तू फल ले ले, लेकिन वो बोल रहा मुझे फल नहीं चाहिए, वो रिजेक्ट। अब मैंने ऐसा इंसान ढूंढ लिया जिसको फल चाहिए, फ्रूट चाहिए, लेकिन उसके पास मेरे को देने के लिए मिल्क नहीं है, तो ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट। तो इस वजह से हम फंसते चले जा रहे थे। डबल कोइंसिडेंस वांट्स जो ये होता है, हमने क्लियर कर दिया। अभी हम इसको एक नोट्स के हिसाब से यहाँ पे लिख रहे हैं चीजों को। तो फिर दूसरा है, प्रॉब्लम क्या आ गई, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू में जैसे आज की तारीख में हम बोलें कि ये कार की वैल्यू क्या है, हम बोल देंगे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी हम बताना चाहिए। इस घर की वैल्यू क्या है, 1 करोड़, 2 करोड़। हम सबको मनी के टर्म्स में बता रहे हैं, तो कोई वैल्यू तो है किसी चीज की। अब पुराने टाइम में आप क्या बताओगे, आपके पास अगर गाय रखी है, कोई पूछे इन गायों की कीमत क्या है, तो क्या बताओगे। जिसको जो चीज चाहिए वो बतानी पड़ेगी। गाय के बदले अगर घोड़ा चाहिए तो बतानी पड़ेगी कि हाँ इन गायों की कीमत घोड़े के बराबर है। गाय के बदले अनाज चाहिए तो फिर वो अनाज कीमत हो गई। मतलब कि किसी चीज की वैल्यू बताना इम्पॉसिबल हो रहा था। बताएं कि कोई प्रॉपर कोई एक चीज है ही नहीं, प्रॉपर कोई यूनिटी नहीं है बताने की। तो ये मेजरमेंट में दिक्कत आ रही थी। और स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर कैसे करोगे बार्टर सिस्टम में। आपके पास जो भी असेट मान लेते हैं, जो भी कोई ताकत है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ मनी, मतलब कि आज के टाइम में जैसे पैसा किसी की ताकत है, पुराने टाइम में मान लो किसी के पास बहुत बड़ी खेती है और उसमें काफी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, अनाज भी होता है। तो कितने समय तक वो फ्रूट्स को स्टोर कर लेगा, कितने समय तक अनाज को स्टोर कर लेगा। आज किसी के पास 5 करोड़ रुपए हैं, वो 100 साल तक 5 करोड़ रुपए को स्टोर कर लेगा, तो उसकी पावर बनी रहेगी। अब यहाँ पे अगर किसी के पास अनाज है तो खराब हो जाएगा, फ्रूट्स है खराब हो जाएंगे, एनिमल्स है उनकी लाइफ फिक्स है, वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो स्टोर कैसे करोगे आप वैल्यू को। मतलब कि आज तो हम 5 लाख रुपए को अपनी जेब में डाल के घूम रहे हैं, वहां पे आपके पास जो भी चीज है आप उसको स्टोर कैसे करोगे, आप तो बुरी तरह फंस चुके। इसीलिए तो हम मनी की तरफ बढ़ रहे थे। और फिर प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर पेमेंट्स, और यहां पे प्रॉब्लम इन फ्यूचर पेमेंट्स। और इसी के साथ हम 2 पॉइंट को कवर करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स इन ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर पेमेंट्स। आज हम मान लो कोई एम्प्लॉय रखते हैं, हमने बोला कि ठीक है हम आपको आफ्टर द मंथ जो है ना 30,000 पर मंथ दे देंगे, हमने रख लिया। यानी हम 1 महीना 2 महीना खत्म होने के बाद उसको सैलरी दे देंगे। तो फ्यूचर पेमेंट करना आज के डेट में काफी इजी है। पुराने टाइम में कैसे करोगे आप, पुराने टाइम में बार्टर सिस्टम में आप फ्यूचर पेमेंट कैसे करोगे। आपने बोला कि आप उसको गाय दोगे या आप उसको मिल्क दोगे, 2 महीने बाद दोगे, उसको जरूरत नहीं है, या फिर आपका मिल्क खराब हो गया। आपने उसको कोई एनिमल दिया, मान लो गाय दी, उसमें गाय काफी चलती थी, तो 2 महीने बाद अब आपकी गाय किस कंडीशन में है,
किसी के पास अनाज का स्टोरेज रखा है, वो अगर खत्म हो गया तो आप फ्यूचर पेमेंट करना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि हम उसको जो चीज दे वो उसको हो सकता है कि उसकी उसको नीड ही नहीं हो। लेकिन आज के टाइम में कोई ऐसा आदमी देखा है कि जिसको हम बोले कि हम तेरे को पैसे के रूप में सैलरी देंगे, रुपीस के रूप में देंगे, वो मना कर दे, नहीं नहीं मैं तो नहीं लूंगा पैसा, मुझे तो जो है ना पैसे के बजाय कपड़े दे दो। ऐसा कोई इंसान अब तो मिलेगा नहीं। वो क्या बोलेगा, कपड़े वपड़े नहीं, मुझे तो पैसे ही दे दो, कपड़े तो मैं खुद खरीद लूंगा। तो फ्यूचर पेमेंट में दिक्कतें आ रही थी कि किसी के पास अगर कोई चीज है तो वो फ्यूचर में खराब हो रही थी, और जो अगर कोई कमोडिटी उसके पास कोई है तो अगले को वो चाहिए नहीं। ये बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम। ट्रांसफर पेमेंट में तो दिक्कत आनी, यानी जो फ्यूचर पेमेंट में आ रहा है तो ट्रांसफर में आप जैसे किसी को अगर 500 किलोमीटर ट्रेवल करना है और उसके पास एनिमल्स है, गाय है, भैंस है, ठीक है, गोट है, बकरियां हैं, तो कैसे लेके जाएगा? उसकी तो एक तरह से पावर वही है, उसका तो असेट, उस पुराने टाइम पैसा चल नहीं रहा, उसके बाद एनिमल्स है, पशु है, उनको कैसे लेके जाएगा? वो तो ट्रांसफर कैसे करे? आज तो पेटीएम चल रहे हैं, फोन पे चल रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे कितने भी किलोमीटर जो है ना ट्रांसफर कर दो अपनी पेमेंट को। तो वहां तो फंस चुके थे लोग। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से बार्टर सिस्टम में हमको जो है ना मनी का इन्वेंशन करना पड़ा, पैसे की तरफ हम आए। तो ये लेकिन उसके बाद हम पहुंच गए मनी पे। तो मनी पे हम अचानक तो पहुंचे नहीं। जो फॉर्मेट आज आप देख रहे हो वो कोई उसका भी कोई फेस है। तो पहला फेस तो अगर आप देखो ना, तो पहला तो हमने डिस्कस कर लिया, पहले शुरुआत तो बार्टर सिस्टम से ही हुई थी। इसको हम नो मनी भी बोल सकते हैं, इसको हम नो मनी भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम जो है ना यहां से आगे मेटेलिक करेंसी, उसमें हम मेटेलिक करेंसी में जो ना सिल्वर, गोल्ड, इसके सिक्के देखे थे पहले हमने। ये भी चले थे, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ। पहले तो बार्टर सिस्टम में कमोडिटी फॉर कमोडिटी चल रहा था, उसके बाद ये सिल्वर गोल्ड, इसके सिक्के ब्रिटिश काल में आपने देखे थे। उसके बाद फिर जो है ना पेपर मनी, फिर क्या आया प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में आपने क्या देखे, कैश कार्ड देखे? प्लास्टिक मनी आपने कैश कार्ड देख लिए। उसके बाद अभी जो ई मनी चल रहा है, ट्रांसफर कर दो सीधा ही अकाउंट में, डेबिट और क्रेडिट। तो इसको तो इस तरह से जो है ना फेस बाय फेस हम यहां तक पहुंचे हैं। तो अभी पहले हमने देखा कि मनी एक्चुअल में होता क्या है, फिर हमने देखा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में काम चल रहा, तो फिर आगे क्यों बढ़े, तो प्रॉब्लम देखी, जो प्रॉब्लम उनको सॉर्ट आउट किया। तो उसमें फिर हमने देखा कि पहले बार्टर सिस्टम मेटेलिक करेंसी सिल्वर गोल्ड के सिक्कों की तरफ गए, फिर पेपर मनी की तरफ गए, फिर प्लास्टिक मनी की तरफ गए, कैश कार्ड्स वगैरह। ई मनी आज तो सीधा ही ट्रांसफर हो रहा है, खाते में लिखा हुआ आ रहा है डेबिट और क्रेडिट, तो ई मनी। तो नो मनी से हम कहां पहुंच गए, देखो नो मनी से हम पहुंच गए कहां पे, आज ई मनी पे पहुंच गए। तो ये हमारी जर्नी रही है। तो ये जो है हमारी मनी की जर्नी रही। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट लो। फिर अभी हम देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी से पहले एक बार आप ये भी देख सकते हो कि
फंक्शंस ऑफ मनी भी देख सकते हो। फंक्शंस ऑफ मनी, आखिर में जो है मनी के काम क्या है, तो मनी के काम बहुत सिंपल सिंपल है, आप सब लोग जानते हो, वो सब हम डिस्कस करते हुए आगे आए यहाँ पे। सबसे पहला तो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला तो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो है हम इजीली जो है ना किसी को पैसा देके कुछ भी खरीद सकते हैं। और तो फंक्शंस ऑफ मनी में अगर आप और प्रॉपर थोड़ा सा जाओ, इसमें दो फंक्शन पहले ऊपर डाल दो आप। मेजर ऑफ वैल्यू, ये हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि मेजर ऑफ वैल्यू में क्या है कि हम ये बोलेंगे कि इस घर की वैल्यू ये है, इस कार की वैल्यू ये है, और इस फर्नीचर की वैल्यू ये है। तो किसी भी चीज को हम जो है वैल्यू लगा पा रहे हैं। तो ये दोनों तो क्या हो गए अपने प्राइमरी फंक्शंस। फिर अगर आप तीसरा लो, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, तो ये दोनों फंक्शन क्या हो गए, सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू में हम जो ना पैसे को स्टोर कर सकते हैं, हमारी वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपए है तो मैं 10 साल बाद तक भी 5 करोड़ रुपए को रख सकता हूं। इस तरह का हमने सिस्टम डेवलप कर लिया। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, किसी से उधार ले सकते हैं, हम लोन ले सकते हैं, आज लोन लिया, अब 2 साल बाद हमने उसको रीपेमेंट कर दिया लोन को। तो ये सब जो है ना हम जो है मनी की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। तो प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो अब हम जो डिस्कस क्या कर लेते हैं, प्राइमरी फंक्शन। ये प्राइमरी, अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी, ये एग्जाम में सब आता है। टाइप्स ऑफ मनी में अगर हम देखें तो पहला हम देख लेते हैं फिएट मनी। फिएट मनी की खास बात क्या है, इट इज इशूड बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ताकत है इस फिएट मनी में। इसको जो ना गवर्नमेंट का इसके ऊपर हाथ है, सरकार का हाथ है इसके ऊपर। तो सरकार का जिस पे हाथ होता है वो चीज तो पावरफुल होती है। ठीक है, तो ये फिएट मनी आप याद रखो, बैक बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बैक करती है। फिएट मनी जो है ना गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही वो जारी होती है। फिर सेकंड आपको देखने को मिलेगा फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी में क्या करोगे, फिड्यूशियरी मनी जो है ना ये एक्सेप्टेड की जाती है, एक्सेप्टेड की जाती है बिकॉज, क्यों की जाती है एक्सेप्टेड, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, विश्वास। विश्वास है किस किस के बीच में, ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई, ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। तो ये जो पे करने वाला है और जो पेमेंट लेने वाला है उन दोनों के बीच में काफी विश्वास है, उसकी वजह से इसको स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसी मनी को हम क्या बोलते हैं, फिड्यूशियरी मनी। बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन अब आप थोड़ा इमेजिन करो कि ऐसा कौन सी चीज है जो ट्रस्ट पे बेस है पेयर और पेई के। तो एग्जांपल आपके दिमाग में पक्का आ रहा होगा, ऐसी चीज क्या है, चेक।
चेक ले लिया आपने किसी का, विश्वास पे ले लिया, बाउंस हो जाए तो देख लेंगे कोर्ट में, वो बात अलग है। देखो उसको हमें इकोनॉमिक्स पढ़ते समय रेशनल बिहेवियर रखना है। अब क्रॉसिंग क्वेश्चन तो बहुत हो सकते हैं, ये सर चेक का क्या विश्वास है, बाउंस हो जाए, 10 लाख का चेक दे दे, पता चले बाउंस हो जाएगा, देख लेंगे वो तो फिर कोर्ट में देखेंगे उसको। बट एक्सेप्ट तो किया ना आपने, किस बेस पे किया, ट्रस्ट था पेयर और पेई के बीच में, इसीलिए तो एक्सेप्ट किया। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है अपना फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी की क्या खास बात थी? तो पहली तो खास बात थी भाई, ये जो है ना ब्रिटिश पीरियड में चलते थे, ये ब्रिटिश पीरियड में। और इसकी और खास बात क्या थी, कमोडिटी वैल्यू जो थी इसकी, कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। तो एग्जांपल आप लिख सकते हो इसका, 1 रुपीज सिल्वर कॉइन। कब चलता था ये? ब्रिटिश पीरियड में जो चांदी का सिक्का चलता था, उसकी जो कमोडिटी वैल्यू थी वो मनी वैल्यू के बराबर ही थी। 1 रुपए का अगर सिक्का है तो वो उसकी जो कमोडिटी की वैल्यू थी सिल्वर की, वो भी 1 रुपए के बराबर ही थी। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता था वहां पे। फिर अभी क्या सिस्टम चल रहा है? अभी सिस्टम चल रहा है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में उल्टा है इसका। क्रेडिट मनी में क्या है, मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। यानी कमोडिटी की जो वैल्यू है उससे ज्यादा उस पे जो लिखा हुआ है 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, जो भी, वो ज्यादा वैल्यू है, वो मनी वैल्यू ज्यादा कर दी। तो आज के टाइम में हम क्रेडिट मनी के साथ चल रहे हैं। तो ये आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी को पहले हमें ऐसे देखना पड़ेगा, इट इज ए स्टॉक कंसेप्ट। क्वेश्चन आ जाता है कई बार ये स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि फिर सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है, इट रेफर्स द टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by the people of that country at a point of time। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इट रेफर्स द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये स्टॉक कंसेप्ट क्यों है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी पैसा अवेलेबल है उसको हम क्या बोल देते हैं, मनी सप्लाई बोल देते हैं। और अब इसमें नॉट इंक्लूडेड पे आप थोड़ा सा नजर डाल लो। नॉट इंक्लूडेड में जैसे आपके
स्टॉक हेल्ड बाय, जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा है उसको हम काउंट नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते। तो इससे थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर जो है ना, हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम भी जो पैसा लेके चल रहा है उसको भी हम इंक्लूड नहीं करते यहां पे। थर्ड तो इससे मिलता जुलता ही है, मनी सप्लायर्स, मनी सप्लायर्स स्टॉक, ठीक है, उनका जो स्टॉक है मनी सप्लायर, मनी सप्लायर बेसिकली ये दो ही होते हैं, ये दोनों मनी सप्लायर है, तो मिलते जुलते पॉइंट है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि ये एट ए पॉइंट ऑफ टाइम में मेजरमेंट किया जाता है। इसमें जो सरकार पैसा रखती है, बैंकिंग सिस्टम जो पैसा रखता है, बाकी जो मनी सप्लायर है उसके स्टॉक को हम इंक्लूड नहीं करते। तो आपके कंसेप्ट काफी क्लियर हो रहे हैं। अब हम जो इस पे चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मेजरमेंट यहां पे हमारे, अगर क्लास 12th की हम बात करें तो M1 का कंसेप्ट है। तो M1 का कंसेप्ट में हम जैसे ले सकते हैं CC प्लस DD प्लस OD। तो इसमें हम एक एक चीज को देख लेते हैं। CC का मतलब क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, लोगों के पास जितना भी पैसा है ना उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो मेजरमेंट हो जाता है। DD डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स में जो डिपॉजिट रहती है लोगों की, उसको भी हम यहां पे कवर कर लेते हैं मेजरमेंट के लिए। और OD का मतलब है यहां पे अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में मतलब जैसे RBI, ये यहां पे हम ले सकते हैं नाबार्ड की डिपॉजिट्स, IMF की डिपॉजिट्स, वर्ल्ड बैंक की डिपॉजिट्स। इस तरह के कंसेप्ट को हम अदर डिपॉजिट में लेके जाते हैं। तो M1 का एक तरह से फॉर्मूला क्या हो गया, CC प्लस DD प्लस OD। तो CC का मतलब करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, लोगों के पास जो पैसा है। DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक में जो भी पैसा डिमांड डिपॉजिट के रूप में जमा है, टर्म डिपॉजिट के रूप में नहीं, डिमांड डिपॉजिट के रूप में जो जमा है वो पैसा। और अदर डिपॉजिट जो नाबार्ड की डिपॉजिट्स हैं, IMF की डिपॉजिट्स है, वर्ल्ड बैंक की डिपॉजिट्स है, WB भी बोल सकते हो आप इसको। तो इस तरह से हमने जो है ना मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई M1 के रूप में डिस्कशन कर लिया यहाँ पे। तो इस तरह से हमने देखा कि मनी का जो है किस तरीके से इन्वेंशन हुआ, क्यों हुआ, क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स आई थी बार्टर सिस्टम में, और जो है कि कितने टाइप्स के मनी होते हैं, मनी मेजरमेंट कैसे होता है, सप्लाई, मनी सप्लाई क्या है, सब हमने डिस्कस किया। और उम्मीद करते हैं आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे।